नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया प्रधानमंत्री जी का बयान। मैं क्या, कोई नहीं समझ पाया। अभय दुबे जी के साथ मैं शो करता हूं। देश के जाने माने बड़े पत्रकार हैं, रोज एबीपी में आते हैं। मैं और अभय जी बहुत देर तक मगजमारी करते रहे कि आखिर ये हुआ क्या। अंबानी और अडानी का नाम प्रधानमंत्री ने लिया तो लिया कैसे, और ये कह दिया कि काला धन जो है वो कांग्रेस को दे रहे हैं। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया कि काला धन है, मतलब अंबानी पे भी है, अडानी पे। ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मणिपुर में राहुल गांधी के लिए एक महिला ने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, राहुल गांधी ने उसको बयान दिया, तो पुलिस बयान लेने आ गई। वही उस महिला, आपने बयान दिया, बताइए कौन महिला थी। तो जब देश का प्रधानमंत्री मान रहा है कि अंबानी और अडानी पे काला धन है, तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, काला धन पकड़ा क्यों नहीं गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने यह भी बता दिया कि काला धन टेम्पो में भर के आता है, बोरी में भर के आता है। राहुल गांधी ने पूछा भी, भैया कि वो आपको कैसे पता कि टेम्पो में आता है तो पकड़ा क्यों नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि देश के सबसे बड़े कारपोरेट हाउस के लोग कांग्रेस को पैसा दे रहे हैं, और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि कारपोरेट किसी का नहीं होता, कारपोरेट सत्ता का होता है। तो अगर प्रधानमंत्री की बात सही माने कि अंबानी और अडानी कांग्रेस को सच दे रहे हैं पैसा, तो क्या मतलब इन कारपोरेट हाउस को पता चल गया कि क्या कांग्रेस की सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री की विदाई हो रही है। और एक ऐसा बड़ा खुलासा है जिसने पूरे कारपोरेट हाउस को, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, कोई थोड़े बहुत शेयर मैंने ले रखे हैं कि कल शेयर मार्केट ना धड़ाम हो जाए इस खबर को सुन के। तो मेरे को 9 साढ़े 9 बजे शेयर मार्केट का भी इंतजार रहेगा कि भैया क्या स्थिति होगी। लेकिन इस खबर ने बता दिया कि तीसरे चरण के चुनाव के मतदान के बाद प्रधानमंत्री को समझ आ गया कि विदाई की बेला आ गई। प्रधानमंत्री जिस तरह हड़बड़ाए हैं, एक के बाद एक ऐसे स्तरहीन बयान पर आ गए हैं कि 2 भैंसें होंगी, एक भैंस मुसलमान ले जाएगा, मंगलसूत्र, क्या क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए, मैं अभय दुबे जी की बात आपको ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया बातचीत है, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बताइएगा बातचीत कैसी लगी। बहुत योग्य आदमी अभय जी। चलते हैं सीधा उनके पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और पहली बार मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे तरस आ रहा है। तीसरे चरण के चुनाव नतीजे के बाद जो उनका बयान आया है, वो बहुत दिल को दुख पहुंचाने वाला लग रहा है मुझे। मतलब तरस इसलिए आ रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये कह सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई कांग्रेस के शहजादे, कांग्रेस अंबानी अडानी से भर भर के पैसा ले रही है, टेम्पो भर भर के पैसा ले रही है। अंबानी अडानी नस थे, दुखती नस थे मोदी जी के। मोदी जी बीच चुनाव में फिर उनका जिक्र लिया है कि भैया कांग्रेस इनको गाली क्यों नहीं दे रही है, हंगामा क्यों नहीं कर रही है। क्या संभव है कि अंबानी अडानी का नाम लेकर लोग मोदी से ना जोड़े इन दोनों को। बीच चुनाव में नरेंद्र मोदी को जरूरत क्या थी इसका नाम लेने की। क्या कुछ गड़बड़ा हो गया, कुछ हौसला। कभी कभी ऐसा ना, आदमी हड़बड़ा जाता है, मतलब क्या हो क्या रहा है देश भर में, उसके बाद वो कुछ भी गलत गलत बयान देने लगता है। आपको लग रहा है ये बिल्कुल अजीब किस्म का बयान था ये। इस पे किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी जी ऐसा नाम ले देंगे। क्यों लिया होगा उन्होंने ये नाम। देखिए, मैं भी शाम से इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे पास जो कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ही अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते को रेखांकित करते हुए एक चुनावी मीटिंग में इनके ऊपर अटैक किया है और ये बात टीवी चैनल पे सुनाई जा चुकी है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं राहुल गांधी को इस सवाल को लेकर, उसके तुरंत बाद एबीपी चैनल पर राहुल गांधी का भाषण चलाया गया, जिसमें वो इसलिए इसलिए ये नरेंद्र मोदी का ये कहना झूठ है कि राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। अब सवाल ये है कि ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को कहीं से ये खबर लगी हो, कहीं से क्या, उनके अपने सूत्र होते हैं, उनके पास सारी जासूसी संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकारी पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको खबर लगी हो कि देश के दोनों सबसे बड़े पूंजीपति इस वक्त कांग्रेस के साथ में संपर्क में है। और वो क्यों हो सकते हैं संपर्क में, वो इसीलिए संपर्क में हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मोदी की तीसरी बार सत्ता पाने की दावेदारी अब सुरक्षित नहीं रही। मैं बहुत सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे मोदी जी की तरह लफाजी करने का शौक नहीं है। वो उनकी दावेदारी अब सुरक्षित नहीं रही है मोदी जी की। चूंकि दावेदारी सुरक्षित नहीं रही है, अगर कोई गैर भाजपा सरकार बनती है तो उस सरकार में कांग्रेस की भूमिका केंद्रीय और प्रमुख भूमिका होगी। किस रूप में क्या होगी इसके बारे में हम लोग अभी केवल कल्पनाएं कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। तो ऐसे में देश के दोनों बड़े पूंजीपति चाहेंगे कि
दोनों वो दो घोड़ों की सवारी करें जब तक चुनावी नतीजे ना निकल आए। दो नावों की सवारी करें या दो घोड़ों की सवारी करें। इसलिए कांग्रेस की पूरी तरह उपेक्षा करने की बजाय उनकी तरफ से उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई होगी या संपर्क हो गया होगा। ऐसी जानकारी नरेंद्र मोदी को मिली होगी। इस चीज से नरेंद्र मोदी का माथा ठनका होगा। उन्होंने सोचा होगा इसका मतलब ये दोनों बड़े पूंजीपति सोच रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं आ रही। इसलिए उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने निजी तौर पर भी कहा होगा कि तुम दोनों ये गलत काम कर रहे हो, सरकार मेरी आएगी, मैं फिट कर दूंगा दोनों को। और साथ में इसका फायदा उठाने के लिए, ये दिखाने के लिए जनता को कि आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता है कि मैं सूट बूट की सरकार चलाता हूं, आरोप मेरे ऊपर लगाया जाता है कि मैं कारपोरेट कैपिटल का दलाल हूं, लेकिन दरअसल कांग्रेस ये काम कर रही है और कांग्रेस वहां से पैसा खा रही है। अच्छा, अब इसमें एक खतरा ये भी है कि नरेंद्र मोदी ये कहते हुए सोच रहे होंगे कहीं इसका प्रभाव ये ना जाए कि लोग ये समझने लगे हैं कि जब देश के बड़े बड़े पूंजीपति ही ये मानने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है, तो कहीं इसका और ज्यादा हमारे खिलाफ माहौल ना बन जाए। इस खतरे को उठाते हुए नरेंद्र मोदी ने ये कहा होगा। क्योंकि देखिए, चुनाव एक ऐसी तलवार होती है जिसमें केवल दो धारें नहीं होती हैं, एक या दो, कई धारें होती हैं। आप दो से हाथ बचाते हैं, तीसरे से आपका हाथ कट जाता है। ठीक तो बात है। हर चीज, हर कदम जब आप उठाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान भी आपका होता है, ये नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो आपको हर बार बार दांव खेलने पड़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी इस काम में माहिर है। इस मामले में उनकी तारीफ करूंगा कि वो बड़े से बड़ा दांव खेलते हैं। और अभी तक सारे दांव जो उन्होंने खेले हैं, चाहे वो नोटबंदी का दांव रहा हो या कोई दांव रहा हो, उन दावों में उन्हें कमोबेश कामयाबी मिली है। अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव इस वक्त खेल रहे हैं। अच्छा, अगर इससे ये छवि जाती है कि अदानी और अंबानी भर के टेम्पो भर के या कांग्रेस को रुपया दे रहे हैं, उससे तो बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि देश की कारपोरेट कैपिटल ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया है या छोड़ने का मन बना लिया है। हाँ, यही मैं कह रहा था, बड़ा खतरा है ये तो। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि वो पार्टी हिंदुस्तान में सत्ता में आ ही नहीं सकती जिसके खिलाफ देश का कारपोरेट कैपिटल खड़ा हुआ हो। देश की ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर इसके पक्ष में होने चाहिए, कारपोरेट कैपिटल के लोग बड़े पक्ष में होने चाहिए, और ऊंची जातियां भी, मजबूत जातियां भी उसके पक्ष में होनी चाहिए। तब कहीं जाके वो नैरेटिव, वो माहौल बनता है। जब ऐसा होता है उसके बाद मीडिया भी पक्ष में हो जाता है कि कारपोरेट कैपिटल के हाथ में मीडिया है, उसी ने तो पैसा लगाया है। तो अगर अब ऐसे हम देखते हैं ना कि जी मीडिया ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भाषणों को सीधे लाइव काटने पर रोक लगा दी। बाद में योगी जी ने संपर्क किया, योगी जी के भाषण योगी जी ने संपर्क किया, उनकी टीम ने तो उनकी योगी जी की बात मान ली, उनके भाषण काटे जा रहे हैं, इन दोनों के भाषण नहीं काटे जा रहे। मतलब योगी का भाषण चल रहा है और अमित शाह मोदी का अब ये तो भाषण आप मना कर दिया। मैंने तो हमें वो स्टोरी करी है। यशवंत जी की जो भड़ास है उसमें तमाम पूरा डिटेल उसके है, मौजूद है। हम लोगों ने स्टोरी करी थी इसमें कि भाई कारपोरेट कारपोरेट के, तो मैं ये कह रहा हूं ऐसा क्यों होता है। ये धीरे धीरे करके और भी जगह ये बात फैलेगी कि ये अगर कारपोरेट कैपिटल नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ रही है तो उसके हमें अभिव्यक्तियां और भी जगह दिखाई पड़ेंगी। अभय जी, पिछले 2 घंटे में कम से कम इस खबर के सामने आने के 2 घंटे के अंदर कम से कम 15 फोन मेरे पास आए और 15 ने कहा कि अब तो ये साफ हो गया कि अगर अंबानी अडानी ने भी, मोदी जी खुद कह रहे हैं कांग्रेस का साथ पकड़ लिया, इसका मतलब वो तो बहुत तेज है, देश का नेटवर्क है, इसका मतलब क्या उन्होंने भी मान लिया कि इनकी जा रही है, विदाई हो रही है। तो जो नहीं, अभी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अभी हमें बिल्कुल एक तरफ नहीं जाना चाहिए इसमें। मेरा कहना ये है कि अभी जनमानस की बात कर रहा हूं, जो एक पब्लिक, हम लोग कैसे आकलन करें, जनमानस क्या सोच रहा है उसमें तो हम लोगों की भी भूमिका होती है जनमानस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को मानना चाहिए कि ये कहीं हिंदुस्तान की बड़ी कारपोरेट पूंजी को और उसके दो सबसे बड़े सरबराह हैं अदानी और अंबानी, उन दोनों को कहीं लगने लगा है कि भाई नरेंद्र मोदी के जो मौके हैं तिवारा प्रधानमंत्री चुनने के, वो उतने उज्जवल नहीं है जितने पहले समझे जा रहे थे। इसलिए उन्होंने विपक्ष के घोड़े की भी सवारी के साथ साथ करना शुरू कर दी। जैसे जैसे मोदी का घोड़ा और कमजोर होगा वैसे वैसे वो मोदी के घोड़े से अपना हाथ हटाते जाएंगे, और हो सकता है कि आखिरी दौर से पहले तक वो मोदी के घोड़े से पूरी तरीके से अपना हाथ हटा दें।
ऐसी प्रक्रियाएं एक साथ नहीं घटित होती हैं, ये भी एक ग्रेजुअल, एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ठीक धीरे करके होगा। तो ये 3 चरणों में देख लिया ना उन्होंने कि जो टेम्पलेट सेट हो गई थी पहले शुरू चुनाव की, वो बदली नहीं है 3 चरणों में। भाई आप देखिए, अभी तक के जो 11 बजे रात के आंकड़े जो हैं, उसमें 3-4% इंडियन एक्सप्रेस में छपे हैं, जो भास्कर में छपे हैं, भास्कर में तो 6% का अंतर बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस 11 बजे रात तक के आंकड़े छपे हैं चुनाव आयोग के, उसमें शायद 3% या उससे कुछ ज्यादा का अंतर है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं हर बार कहता हूं कि जब 2019 के अंदर महिलाएं जोशो खरोश में भर के वोट दे रही थी, नौजवान जोशो खरोश में भर के वोट दे रहे थे, 2014 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत उछल रहा था, तो सब लोग कह रहे थे कि इसका तो मोदी जी को फायदा हो रहा है। अब महिलाएं भी जोश में वोट नहीं दे रही हैं, नौजवानों का सारे देश में जो पंजीकरण का जो औसत है वो केवल 38% है, तो इसको हम दोबारा इस निर्णय पे तो नहीं पहुंच सकते कि मोदी जी को जो सारा वोट मिल रहा है। तब तो जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको मोदी जी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो और उनके तमाम कोशिशें करने के बावजूद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, ये वो, सोना चांदी, सब कुछ करने के बावजूद, विरासत टैक्स, सैम पित्रोदा, सब कुछ करने के बावजूद अंततः तीसरा चरण भी दूसरे चरण से भी ज्यादा खराब रहा मतदान प्रतिशत के मामले। तो ऐसी स्थिति में अब इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया होगा उन लोगों ने जो दरअसल देश में सत्ता जिनके इशारों पर चलती है, उन्होंने मतलब निकालना इसके शुरू कर दिए होंगे, और उसके मतलब निकालने का पहला संकेत या इस तरीके से प्राप्त देखा जा सकता है। अच्छा, दूसरा एक बात तो बताइए कि मोदी जी ने कहा कि ट्रक भर टेम्पो भर के, झोला भर के रुपए किए, तो अब पब्लिक ये भी तो पूछ रही है कि भाई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कहां थी? झोला भर के, टेम्पो भर के पैसे जा रहे थे। संजय सिंह ने, कांग्रेस के पवन खेड़ा ने तो कहा है कि भाई तत्काल इसको संज्ञान लेना चाहिए। जब राहुल गांधी से मणिपुर में एक महिला ने कह दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, राहुल गांधी ने कह दिया, तो उसके तुरंत बयान लेने पुलिस पहुंच गई उनके यहां। तो अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया। देश में प्रधानमंत्री के कथन से बड़ा कथन और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री ने कह दिया ये काला धन, मैं तो ये कहूंगा कि जब संजय शर्मा को और अभय कुमार दुबे को, जिनकी सारी जिंदगी मीडिया में और पत्र और पूंजीपतियों से, राजनेताओं से बातचीत करते हुए उनको उनके आचरण को डिकोड करते हुए गुजर गई है, जब हमें नहीं पता है कि नोट टेम्पो में भर के आते हैं, जब हमें नहीं पता है कि नोट झोलों में भर के आते हैं, वो झोले किस ब्रांड के होते हैं, वो जो आटे वाले झोले होते हैं या कुछ खास तरह के वाटर प्रूफ थैले होते हैं, क्या होते हैं वो? हर्षद मेहता जब 1 करोड़ रुपए लेके गया था, वो तो सूटकेस में लेके गया था। हर्षद मेहता जब 1 करोड़ की रिश्वत देने गया था, वो तो सूटकेस में भरा, उसने कहा था कि मैं बिग बुल हूं, मैं एक बहुत बड़ा सूटकेस में भर के ले गया था। मोदी जी कह रहे हैं रिश्वत देने वाले को पता होता है और रिश्वत लेने वाले को पता होता है कि पैसा किस चीज में आता है। हम लोग तो व्हाइट मनी पे जीते हैं, तनख्वाह मिलती है, जो पारिश्रमिक मिलता है उसको हमारे खाते में जाता है, वो इनकम टैक्स वालों की वेबसाइट पर भी दिखाई पड़ता है। हमसे तो 30% टैक्स काट लिया जाता है हर साल। टेम्पो में भरे हुए, हमने तो काला धन देखा ही नहीं आज तक। हम काली कमीज जरूर पहनते हैं, लेकिन काला धन हमने नहीं देखा है। ये टेम्पो में भरे हुए नोट नहीं देखे आपने कभी? तो हम नोट टेम्पो में भर के आते हैं, थैलों में भर के आते हैं। मुझे तो बहुत आज उत्सुकता हो रही है, थैले किस किस्म के होते हैं। तो ये तो मोदी जी को पता है, मोदी जी को पता है, क्योंकि नोट तो आते रहे हैं, नोट तो जमा होते रहे हैं, मोदी जी को पता है ना नोट कैसे आते हैं, वो सीन कैसा होता है, नोट भर के आते हैं तब। अब इसके राजनीतिक अर्थ, ये तो इनकी पूंजीपतियों से दोस्ती की बात हो गई, अब इसके राजनीतिक अर्थ जरा समझाइए। जनता में इस मैसेज के बाद मोदी की कमजोरी सामने आएगी, मोदी की ताकत सामने आएगी, या ये जनता मानेगी कि मोदी जी हताश हो गए, हताशा में ये बयान दे रहे हैं? भाई तो पहले दिन से कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं भाई, उनकी पूरी मुहिम नेगेटिव है, पूरी मुहिम नकारात्मक है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सबके खिलाफ ही बोल रहे हैं वो। अब ये एक नई बात वो ले आए हैं, ये वाली। अब वो ये बोल रहे हैं, हम लोग, उन्होंने बोला है तो हम लोग इसको डिकोड करेंगे, हम लोग इसका मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। हमने इसका तात्पर्य निरूपण करते हुए ये निकाला मतलब जो अभी आपके सामने मैंने पेश किया। लेकिन क्या जनता पर इसका प्रभाव हो रहा है?
आप सोचिए इससे ज्यादा संवेदनशील बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि लोगों के, हिंदुओं का सोना और आदिवासियों की चांदी छीन के मुसलमानों में बांट दी जाएगी, हिंदू माओ बहनों के मंगलसूत्र खींच के उनको मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। इससे ज्यादा क्या संवेदनशील बात हो सकती है? मोदी जी ने ये दांव भी खेल लिया, तब भी तीसरे चरण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, कोई करवट नहीं ली चुनाव ने। चुनाव का टेम्पलेट जो पहले चरण में सेट हो गया था वही तीसरे चरण में दिखाई पड़ता है। मुझे यकीन है कि चौथे चरण में भी वैसे ही रहेगा। पता है आपको, मुझे लगता था, यकीन था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 10,000 लोग भी डाउनलोड करके नहीं पढ़ते देश में। मैंने पूरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा, ईमानदारी बात तो ये है। लेकिन कल मुझे पता चला कि 85 लाख डाउनलोड हुआ है कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस की वेबसाइट से। तो आप सोचो कि 85 लाख लोगों तक मोदी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंचा दिया बैठे बैठाए। कांग्रेस को तो इतना फायदा हुआ, कोई कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। अगर 85 लाख घोषणा पत्र डाउनलोड हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति ने इसने घोषणा पत्र डाउनलोड किया होगा, एक वोटर खुद तो वोटर बना होगा और एक वोटर एक्स्ट्रा कम से कम बनाया होगा, या 2 वोटर बनाए होंगे। तो आप समझ लीजिए 1.5-2 करोड़ वोट तो कांग्रेस के बढ़ गए केवल इस प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बहुत सोच समझ के बोलते थे पहले, इस बार क्यों चूक हो रही है? एक तक समझ में आता है, एक तक समझ में आता है। मैं शुरू से कह रहा हूं, और मेरे कुछ साथी भी साथियों ने भी मेरा ध्यान इस तरफ खींचा, मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा कि ये सरकार न महंगाई दूर कर पाई न बेरोजगारी दूर कर पाई। इस सरकार में महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ी है, जनता के दिमाग में ये मुद्दा है। 2019 में जब लोगों से पूछा गया था कि भाई महंगाई को आप किस नंबर पर रखते हैं चुनावी मुद्दों में, तो केवल 4% लोगों ने कहा था कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज 25%, 27% लोग इस बात को कह रहे हैं, यानी 7-8 गुना उनकी संख्या बढ़ गई है। अब मोदी के सामने चैलेंज ये है कि इस चीज को छुपाएं कैसे, कैमोफ्लेज कैसे करें। तो इसके लिए ये बहुत तरह तरह की बातें, रोज एक नई चटपटी जायकेदार एक भड़काऊ बात लाई जाती है ताकि लोगों का दिमाग उधर उलझा रहे, मीडिया का दिमाग उलझा रहे, लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ना सोच पाए, उनका फोकस वहां से हट जाए। कम से कम कमर्शियल मीडिया के अंदर जो बहस होती है वो बहस ना हो, कम से कम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे केवल संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे बहस करते रहे, कि हमारे जैसे और दूसरे साथी हैं यूट्यूबर्स हैं वो बहस करते रहे, बाकी और जगह इस तरह की बहस ना हो। तो ये भी एक चाल हो सकती है इसके पीछे। मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक चाल और भी हो सकती है। आज जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सुबह मेरे मित्र बहुत सारे घबराए हुए थे क्योंकि कोविडशील्ड वाली वैक्सीन ने अपनी वैक्सीन वापस मंगा ली है, खबर आई। और कोविडशील्ड 80 करोड़ लोगों ने लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने होर्डिंग लगाए हैं, लगवाए हैं, थैंक यू मोदी जी। और जब वैक्सीन वापस मंगाई तो दोबारा से कोविडशील्ड लगाने वालों की हवा खराब हो गई है। इतने बड़ी आपने संख्या में। श्रेयस तलपड़े का नाम सुना है? किसका? आपने श्रेयस तलपड़े का नाम सुना है? हाँ। श्रेयस तलपड़े फिल्म एक्टर हैं, बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कॉमेडी भी की है, बहुत अच्छे युवा और अच्छी प्रतिष्ठा है उनकी श्रेयस तलपड़े की। बहुत कम उम्र के हैं, हम लोगों से उम्र उनकी बहुत छोटी है, लेकिन अभी उनके हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, उनको दिल की बीमारी हो गई थी। अब उन्होंने बयान दिया है कि कोविडशील्ड को वैक्सीन लगवाने के बाद मैं से ही मुझे बेचैनी शुरू हो गई। हाँ, बयान आया उनका। और ये भी बयान दिया कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं एक्सरसाइज करके। हाँ, उन्होंने कहा कि कोविडशील्ड। अब आप सोचिए कि 80 करोड़ लोग कोविडशील्ड लगाए हुए, 80 करोड़ लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन वापस चल गई, हमारे प्रधानमंत्री ने तो लगवाई नहीं, कोवैक्सीन लगवा ली। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। डर तो हर आदमी को लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग बैठ रहे हैं, धड़ाम हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, आपने बताया ये अभी। तो इस मुद्दे पे खबर तूल ना पकड़े तो एक ये भी होता है कि और मुद्दे देते रहो, उलझाते रहो। हाँ देखिए, कई जैसे ये मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी तरीके से असली मुद्दे जो हैं, जो उनकी सरकार और उनके लिए चुनौतीपूर्ण बन सकने वाले मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से महत्वहीन किया जाए, हाशिए में फेंका जाए, पृष्ठभूमि में फेंका जाए, पूरा दांव ये है। इसलिए दिन रात मोदी जी मशीन की तरीके से भाषण दे रहे हैं, रोज इंतजार करते हैं कि आज कुछ नई चटपटी बात मिल जाए ताकि मैं उसको कह के जो है कांग्रेस की निंदा कर दूं और एक दिन और मुझे मिल जाए जब मैं इन मुद्दों के ऊपर चर्चा ना होने।
लेकिन एक चीज अच्छी हो जाएगी कि इस तरह के मुद्दे में आप हंसेंगे, मैं समझ कि मेरे ज्योतिषी की बात आने पे उसने कहा था इनके लगातार चीजें खराब हो रही हैं। आप जो हफ्ते में 2 ऐसे मुद्दे आ जा रहे हैं तो मोदी जी के गले की फांस बन जा रहे हैं। बट हर हफ्ते में 2 मुद्दे ऐसे आ रहे हैं। क्या ये ग्रह, मतलब ग्रह तो आप नहीं मानते हैं, पूजा पाठ आप नहीं करते हैं, लेकिन क्या कुछ चीजें ऐसी कभी कभी आदमी की खराब होती हैं? तो कहा भी जाता है ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये बात आपकी सही है कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। मेरा मानना यह है कि मोदी जी ने 10 साल में जिस तरह की सरकार चलाई है, ये उसका संचित प्रभाव है। ये धीरे धीरे करके प्रभाव जमा हो गया है और उनकी बदकिस्मती से चुनाव के बाद ये प्रभाव निकल के सामने आता, या चुनाव के बहुत पहले ही 6 महीने 7 महीने पहले प्रभाव निकल के सामने आ जाता। वो ठीक ऐन मौके पर चुनाव के वक्त ही निकल के आया है। ये मोदी जी की बदकिस्मती है। देखिए, मैं कई बार इस एनालॉजी का इस रूपक का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं कि नदी में गाद बहुत धीरे धीरे जमती है और एक बार जब जम जाती है तो नदी जो है वो जीवन का स्रोत होने की बजाय प्रदूषण का स्रोत हो जाती है। तो मोदी जी ने इस तरह सरकार चलाई है तो धीरे धीरे करके उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में गाद जमती गई है। और उस गाद को जमने में मीडिया पर बैठे हुए जो उनके भजन मंडली उनकी जो है, उसकी कलाबाजी का भी हाथ है। इन लोगों ने भी मोदी जी को मुगालते में रखा है। ये लगातार कहते रहे कि मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके पक्ष में एक सीक्रेट मतलब वेव चल रही है, एक साइलेंट वेव चल रही है। ये सब बातें कहने वाले लोग भी तो मोदी जी को मुगालते में रखते हैं। चंपत राय ने उन्हें विष्णु का अवतार कहा तो उनको मुगालते में रखने में इसमें ही भूमिका निभाई। साक्षी महाराज की भूमिका रही कि उन्होंने भाई ईश्वर के अवतार हैं तो उनको मुगालते में कैसे, ये सब लोग भी तो उनको मुगालते में रखते हैं। तभी तो कहा जाता है निंदक नीरे राखिए, मोदी जी निंदकों को नीरे नहीं रखते। जेपी नड्डा तो उनको देवताओं का देवता कहा नड्डा साहब ने। जी जी। तो मेरा कहना यह है कि ये सब लोग मोदी जी की ये जो धीरे धीरे करके दिखाई पड़ रहा है कि ये सब चीजें गड़बड़ होती जा रही हैं, इस गड़बड़ी से कैसे निपटा जाए। भाई जब हम कहते थे कि ये जो पूरी बात है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे और 3 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है, ये एक तथ्यात्मक गड़बड़ी है। ये एकदम पूरी तरह बकवास है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा हो, उस देश में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? तब तमाम लोग भाई लोग मना करते थे ये नहीं है। पहले 5 साल में 2014 से 19 के बीच में मैं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठाता था। तो हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता मुद्रा योजना का मुद्दा लेके सामने आ जाते थे। हमने इतने लोगों को ये दिया, उतने लोगों को ये दिया। अगर इनकी मुद्रा योजना वास्तव में कामयाब होती और वास्तव में मुद्रा योजना के जरिए काफी बड़े पैमाने पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ होता तो आज बेरोजगारी की यह स्थिति नहीं होती। बेरोजगारी का मुद्दा कम इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये धीरे धीरे करके ये गाद की तरह से नदी में गाद जमती है। इस तरीके से मोदी जी ने जो एक कुशासन दिया है उसकी गाद जमी हुई है, उसका नुकसान हो रहा है। अबे जी, मेरा बैंक मैनेजर मेरा दोस्त था, उसने मुझे बुलाया उस दौर में, बोले थोड़ी सी मदद कर देंगे। मैंने कहा क्या? बोले हमारे यहाँ से ये मुद्रा लोन ले लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए का। तो मैं कहा भाई मुझे तो रुपए की ऐसी जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों लोन लूंगा आपके यहाँ से? बोले आप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4-6 महीने में दे देना, हमारा ये एक रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो मेरे को भी मुद्रा लोन दिया गया, कोई जरूरत नहीं थी, उस जमाने फॉर्म भरा गया। तो ऐसे मैं और दोस्तों को जानता हूँ, बैंक मैनेजर ने घर बुला बुला के उनको दिया। एक दिन तो मेरे मैसेज आ रहे थे कि आपके 5 किलो राशन आपको उपलब्ध करा दिया गया। तो मैंने उसको ट्वीट भी किया। मैं कहा भैया मेरे को राशन की क्या जरूरत है, मुझे राशन क्यों भेज रहे हो? भेज तो नहीं रहे, मैसेज आ रहा है मेरे फोन के नंबर पे, मतलब रिकॉर्ड होगा कहीं। ये बिल्कुल वही हाल हुआ अभय जी, जब कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, मजदूर सड़कों पे निकले। जैसे ही हमने पहले दिन देखा, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, मैंने तुरंत हलवाई लाया, नीचे व्यवस्था करी 2 घंटे के अंदर। वो तय किया कि सुबह से 1000 पैकेट खाने के और पानी की 1000 बोतल देंगे। अब सुबह हुई तो सबसे पैकेट बन गए, तो डर ये हुआ कि देने कौन जाए, बांटे कौन, घर से कोई निकलने को तैयार नहीं था सोसाइटी के बाहर। खैर मैंने 45 दिन लगातार अपनी गाड़ी में 1000 पैकेट और पानी बोतल लेके बांटा। बाद में मुझे पता चला कि डीएम का तो फोन आता था, डीएम कार्यालय से, कि आज आपने कितने पैकेट बांटे, और रिकॉर्ड बनता था। ऐसे मेरे जैसे और लोग जो काम कर रहे थे सबका रिकॉर्ड बनता था, आपने कितने पैकेट बांटे। बाद में मुझे पता चला कि हम जो 1000 पैकेट बना बांट रहे थे अपने आप बना के अपने पैसों से, सरकारी खाते से उसका पैसा निकल जा रहा था। कि आज लखनऊ में 10,000 पैकेट बांटे। तो वो मुद्रा लोन भी मुझे याद आया कि इसी तरह मुद्रा लोन के रिकॉर्ड पूरे कर लिए गए। मतलब बलिहारी है मतलब इस बात की। देखिए, मुद्रा लोन एक बड़ा स्कैंडल है। इसी के साथ में जो स्किल डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। हाँ, उसमें भी नंबर आया, हमारा फोन आया, उसमें भी पंजीयन कराया। सेंटर्स में
वो बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं मंत्री का नाम नहीं लूंगा, उसके मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया, बात सामने नहीं कही गई मीडिया में, हटाया क्यों गया? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप था, वो फर्जी स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चल रहे थे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत भयंकर हुआ है इसकी लिस्ट में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मोदी जी की अब तीसरे चरण के बाद ये हालत देखकर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, इनको कैसा लग रहा होगा? नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं अंदर तैयारी कर रहे होंगे। है मेरा ना? मानना यह है कि पेशबंदी शुरू हो गई होगी इस वक्त। वो सोच रहे होंगे कि कौन कौन हमारे पक्ष में होगा, किसको हम इधर करेंगे, किसको उधर करेंगे। जब सीटें आएंगी तब फिर कौन हमारा नाम कौन प्रस्तावित करेगा और कौन उसको समर्थन करेगा। उसका एक प्रस्तावक होता है, 2 समर्थक होते हैं, तो ये सब कैसे होगा? पूरा भाजपा कार्यालय का सीन उस वक्त क्या होगा? वो तो बीजेपी कार्यालय का सीन होगा ना, क्योंकि तो भारतीय सारा खेल तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगा, जो यहाँ पे राउज एवेन्यू पे बना हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना हुआ है, 5 स्टार कार्यालय बनाया है। जिसको उसमें इन्होंने क्या बनाया होगा है, ये सारे। जिसको इन्होंने ही 5 स्टार बनाया है। हाँ, अब देखिए आज अखबार में खबर छपी है उड़ीसा की, तो आपसे बात हो रही तो मैं उसको साझा कर लूँ। महत्वपूर्ण खबर है। उसमें खबर लिखने वाला ये कहता है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल के लिए विधानसभा में पूरी तरह वॉकओवर दे दिया है कि आप आराम से अपना मेजोरिटी, अपना बहुमत पता कर लीजिए। और उसके बदले में बीजू जनता दल ने कहा है कि आपने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, हम आपको 4 सीटें और जितवा देंगे, आप अपनी 8 जीत लीजिए और 12 सीटें कर लीजिए आप अपनी। अब ये उसमें छपा है। तुरंत बाद भाजपा ने तुरंत सफाई दी कि नहीं, ये कुछ नहीं है, हम तो विधानसभा में भी सरकार बनाएंगे वगैरह वगैरह जो है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो अंडर हैंड अरेंजमेंट किए हैं भाजपा ने, यानी अघोषित जो समझौते किए हैं भाजपा ने, है? इस तरह के अघोषित समझौतों की भी पोल खुलेगी तब सामने आ जाएगा, सामने आएगा तो। अच्छा राजनीति में एक और खेल चल रहा है। पहले चरण के जब प्रत्याशी घोषित हुए तो ये माना गया कि मायावती के प्रत्याशियों ने भाजपा की बैंड बजाई है, और ये तब हैरान हो रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, लेकिन पहले चरण में ऐसा लगा कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान किया। लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में आते आते मायावती ने बीजेपी के लिए जितनी खुल के बैटिंग करना शुरू करी, जौनपुर में प्रत्याशी का टिकट काट दिया क्योंकि वो ठाकुर था और लड़ता तो बीजेपी का हारना तय था। बस्ती में उसी को दिया जिसमें नुकसान होता, बीजेपी का फायदा होता। और इस बीच में आकाश के बयान जब वायरल हो रहे थे, एग्रेसिव बयान वायरल हो रहे थे, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब ये संकेत आया कि हाथरस जैसी सुरक्षित सीट में भी दलितों का बहुत बड़ा वोट इंडिया गठबंधन में गया है, बदायूं में, आंवला में, बरेली में, संभल में दलितों का बड़ा वोट गया है इंडिया गठबंधन में, तो उसके मतदान खत्म होने के 2-3 घंटे के अंदर अपने भतीजे को, जिसको सब कुछ सौंप रही थी, उसको हटा दिया। ये मायावती इतनी बौखला क्यों हो गई, और क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुझे साठगांठ? भी आज सवेरे जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने आज भास्कर में लेख भी लिखा है इसके ऊपर, आज भास्कर के संपादकीय पृष्ठ पर मेरा लेख भी छपा है। मैं तो ये सोच रहा था कि मायावती वापसी की कोशिश कर रही है। मायावती कोशिश कर रही है कि उनकी साख, राजनीतिक साख दोबारा बने, इसलिए वो भाजपा का गेम नहीं खेल रही हैं। वो भाजपा को भी नुकसान पहुंचा रही हैं और समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। शुरू में उनके टिकट वितरण से इस प्रकार का एक अंदाजा लगता था, लेकिन जिस तरह उन्होंने आकाश आनंद ने कुछ अनुभव की कमी के कारण, परिपक्वता की कमी के कारण जो मायावती ने उन पर आरोप लगाया है, उसके चलते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं। मैंने भी उनको वक्तव्य सुने हैं, वो सब डंडा जूता चप्पल वाली बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी आकाश आनंद को। तो उन्हें चेतावनी जानी चाहिए थी और पब्लिकली कहना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। उनको अपने उत्तराधिकारी पद से उन्होंने क्यों हटाया, ये सब क्यों किया, ये एक बहुत ऐसी बात है जिससे संदेह होता है कि मायावती कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आप। और दुविधा की शिकार भी लगती है भाई। एक तरफ उनको ये भी है कि अगर वो इस चुनाव में टक्कर हो गई, फिर से दोबारा ऐसी विधानसभा चुनाव में हुई थी, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी राजनीति भी बचाना चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होने के कारण भाजपा को नाराज भी नहीं करना चाहती। तो दोतरफा खेल भी खेल रही है शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये लग रहा है। और जाहिर है राजनीति दिन पर दिन गर्म होती रहेगी और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया। आभार।
तो ये थे अभय दुबे जी, सुना आपने, और मुझे लगता है आपको भी मजा आया होगा इस बातचीत में। आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने बयान क्यों दिया? बच्चा बच्चा गांव का कहने लगा कि ये सरकार कारपोरेट की है, गरीबों की नहीं। क्या इस डर की वजह से, या फिर वास्तव में अंबानी अडानी कांग्रेस को पैसा देने लगे? जो भी हो कमेंट में बताइएगा अपनी राय। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू।